बता दूंगा भी डिबेट क्यों। जैसा कि आप सबको मालूम है, नमस्कार। लोकसभा के चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं। जिस तरह से राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है कि राम मंदिर, जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है 22 जनवरी को, भव्य आयोजन हो रहा है, उसको राजनीतिक रूप से बुनाने में बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ेगी। और इसकी के मद्देनजर हरियाणा के विधानसभा चुनाव भी प्रीपोन करके लोकसभा चुनाव के साथ करवाए जा सकते हैं। और इससे भी बड़ी बात है कि लोकसभा चुनाव भी जो पिछली बार 2019 में 8 मार्च को चुनाव आयोग ने आचार संहिता लागू की थी, अप्रैल और मई के दौरान चुनाव हुए थे, लेकिन इस बार अंदेशा है कि शायद फरवरी में ही वो अनाउंस कर दे और मार्च और अप्रैल में चुनाव हो जाए। तो अगर ऐसा होता है, विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव एक साथ साथ होते हैं, तो उसका दक्षिण हरियाणा की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और विशेष रूप से जो दक्षिण हरियाणा के कद्दावर नेता हैं उनका भविष्य क्या रहेगा, इसी विषय पर आज हम परिचर्चा करेंगे। परिचर्चा करने के लिए मेरे साथ बहुत ही प्रबुद्ध पैनल मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक के रूप में पवन कुमार जी मौजूद हैं। पवन जी, आपका स्वागत। आम आदमी पार्टी की ओर से गुड़गांव जिला की महिला मोर्चा की अध्यक्षा सुशीला कटारिया जी वो मौजूद हैं। सुशीला जी, आपका स्वागत। बीजेपी की तरफ से रेवाड़ी जिला की महिला मोर्चा की अध्यक्षा डॉक्टर कविता गुप्ता वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। कविता जी, आपका स्वागत। साथ ही कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ नेत्री रेखा दहिया भी मेरे साथ मौजूद हैं। आपका भी स्वागत। नमस्कार। तो सबसे पहले मैं पवन जी आपसे ही चर्चा की शुरुआत करता हूं। अगर विधानसभा चुनाव के साथ साथ लोकसभा चुनाव होते हैं तो ऐसे में दक्षिण हरियाणा, जिसे हम अहीर बाहुल्य होने के कारण अहीरवाल के नाम से भी जानते हैं, वहां पर इसका क्या असर दिखाई देगा, इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया? जैसा कि अभी 22 तारीख को राम जन्मभूमि का जो मुद्दा है वो एकदम सक्रिय है, जिस कारण भारतीय जनता पार्टी ने जो अभियान चलाया है हिंदुत्व का, उसका निश्चित रूप से हमारे देशवासियों पे बड़ा प्रभाव पड़ेगा। ये अब बात करते हैं 22 जनवरी के बाद लगभग जो लोकसभा के चुनाव होने हैं वो अप्रैल में होने की संभावना है। तो निश्चित रूप से इसका असर वहां देखने को जरूर मिलेगा कि जो राम जन्मभूमि का मुद्दा था वो एक तरह राष्ट्रीय मुद्दा बनेगा, और जिस कारण जो केंद्रीय सरकार ये लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उसका फायदा मिलना लगभग तय है। ऐसी परिस्थिति में अगर विधानसभा चुनाव होते हैं और एक ही मतदाता लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए वोट डालता है, तो निश्चित रूप से जहाँ छोटी सीट है जिसे विधानसभा की सीट कहते हैं, वो भी बड़ी सीट कमल का फूल पे दबाएगा, और छोटी सीट पे भी वो कमल के फूल के निशान पे ही दबाएगा। तो इससे लगभग 20 से 25% जो वोट है वो भारतीय जनता पार्टी को फालतू मिलेगी, जो अगर चुनाव अलग अलग होते तो वो शायद घट जाती स्थानीय पार्टियों के कारण। तो स्थानीय पार्टी के जो वोट है, जो जैसे हम कह लेते हैं इनेलो कह लें, जेजेपी कह लें, उनका जो था उसका क्रेडिट निश्चित रूप से एक साथ चुनाव होने पे भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। मेरा मानना तो ये है। ठीक है, आपका मानना यह है कि अगर 7 विधानसभा चुनाव होते हैं तो बीजेपी को इसका फायदा मिलना निश्चित है। कविता जी, अब मैं आपके पास आता हूं। अगर 7 विधानसभा चुनाव होते हैं तो जैसे पिछले हमने 4 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव हाल में ही संपन्न हुए उसमें देखा कि भारी मात्रा में सांसदों को विधायिका का टिकट देकर के सांसदी से रफा दफा कर दिया गया। तो क्या ऐसे में आपको ये नहीं लगता कि राव इंद्रजीत सिंह उनका भी सांसदी से पत्ता कट करके उनको विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कह दिया जाएगा? क्या प्रतिक्रिया आपकी?
ये फैसला मेरे हिसाब से शीर्ष नेतृत्व लेगा। हमारे एमपी सर इंद्रजीत सर बहुत ही माननीय है, तो इतने बड़े मुद्दों पे मैं बोलूं ये मुझे शोभनीय नहीं लग रहा है। लेकिन हाँ, अगर शीर्ष नेतृत्व को, संगठन को ये ठीक लगेगा, पार्टी की रीति नीति से मैच करेगा, और सबसे बड़ी चीज, अगर हमारी जनाधार को इससे लाभ होता है, तो मुझे लगता है ऐसा निर्णय हो भी सकता है। लेकिन इस पे मैं अपनी प्रतिक्रिया ना देकर यही कहना चाहूंगी, जो शीर्ष नेतृत्व सोचता है वो भारत के विकास के लिए होता है, तो मुझे लगता है हमें उसी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। ठीक कह रहे हैं आप। शीर्ष नेतृत्व जो करता है सही करता है, अपने हिसाब से सोचता है। लेकिन यहाँ विडंबना ये आती है कि राव इंद्रजीत सिंह पूरे केंद्रीय मंत्रिमंडल में एकमात्र ऐसे मंत्री हैं जो लगातार 20 वर्षों से केंद्रीय मंत्रिमंडल में हैं। पहले 10 साल यूपीए की सरकार रही, उसमें भी शामिल थे। उसके बाद 10 साल एनडीए की सरकार है, उसमें भी शामिल है। तो ऐसे में क्या वो ये स्वीकार कर पाएंगे कि विधानसभा का चुनाव लड़ लें, जबकि ये भी कोई गारंटी नहीं है कि उनको मुख्यमंत्री पद दिया जाएगा। मुख्यमंत्री तो छोड़े, ये भी कोई गारंटी नहीं है, जिस प्रकार से बीजेपी का सिस्टम है कि उनको मंत्री पद भी हरियाणा में दिया जाएगा चुनाव के बाद, जैसे हमने शिवराज सिंह चौहान का देखा, वसुंधरा राजे का देखा। क्या कहेंगे आप? नहीं, आप ये समझ ही रहे होंगे, चाहे वो वसुंधरा माता जी हो या शिवराज जी हो, और या बाकी भी हमारी जितनी भी जगह प्रचंड जीत हुई है, उन्हीं के अनुसार आप एक चीज कैलकुलेट कर सकते हैं कि हरियाणा में भी जो भी हम लोगों के लिए शीर्ष नेतृत्व भेजेगा वो अच्छा ही होगा। और रही बात राव साहब की, तो राव साहब बहुत ही कद्दावर नेता हैं और बहुत ही बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं। तो मुझे लगता है कि उन्हें सबसे पहले अपनी धरा से, अपनी धरती से प्रेम है, तो अगर उन्हें ये लगेगा कि मेरी धरती के लिए ये उचित निर्णय है तो वो लेंगे, और अगर उन्हें नहीं लगेगा कि ये धरती के लिए उचित निर्णय नहीं है, तो वो वही समझ सकते हैं कि क्या करना उचित होगा, क्या करना अनुचित होगा। तो ये मैं इंद्रजीत जी पर ही छोड़ना उचित समझूंगी। ठीक है, आगे चलते हैं, हम परिचर्चा में आपको आगे शामिल करेंगे। उससे पहले मैं रेखा जी के पास जाना चाहूंगा। रेखा जी, यही प्रश्न आपसे, क्या दोनों चुनाव साथ साथ होते हैं तो क्या कप्तान अजय यादव विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे या लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे? जी, कप्तान अजय सिंह यादव जी दोनों चुनाव लड़ने में ही पूरी तरह से सक्षम हैं और पूरी मेहनत के साथ लड़ेंगे। लेकिन ये पार्टी हाईकमान का निर्णय होगा कि वो किसे चुनाव लड़ाएंगे। जैसा पार्टी हाईकमान के आदेश होंगे उसी तरह से हम हमारे चुनाव की तैयारी में बिजी हैं। नहीं, लेकिन ये क्या विडंबना नहीं होगी कि जिस तरह से ये देखने में मिलता है कि चिरंजीव राव बहुत एक शालीन व्यक्तित्व के स्वामी होने के बावजूद वो अभी अपरिपक्व नेता है, उनका अपना निजी जनाधार नहीं है। जो जनाधार है वो कप्तान साहब का है। तो क्या कांग्रेस इस बार विवश नहीं हो जाएगी विधानसभा चुनाव जीतने के लिए कि कप्तान साहब को ही विधानसभा का टिकट दे दे? ये जी मैं आपसे पहले ही कह चुकी गोयल जी कि ये पार्टी हाईकमान पे डिपेंड करता है कि वो चुनाव किसे लड़ाना चाहें। तो उसी तरह से हमारी पूरी तैयारियां हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे दोनों ही नेता, चाहे वो अजय सिंह यादव जी हो या विधायक श्री चिरंजीव राव जी हो, पूरी तरह से अपनी तैयारियां कर चुके हैं। और चाहे चुनाव कभी भी हो, किसी भी समय हो, विधानसभा के चुनाव लोकसभा के साथ हो या दोनों चुनाव अलग अलग से हो, तो हम हमारी पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे। ठीक है रेखा जी, आप खुल के इस बारे में नहीं बोलना चाहते, मैं आपके कंस्ट्रेंट समझ सकता हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता की तरह आप खुल करके नहीं बोल रहे हैं। अब सुशीला जी, मैं आपके पास आता हूं। इंडिया गठबंधन है जिसमें आप भी एक सहयोगी हैं, एक पार्टनर हैं। बिल्कुल। आप एक तरफ तो ये कहते हैं कि भाई इंडिया गठबंधन के साथ हैं, दूसरी तरफ भगवंत मान जी कुछ अलग ही सुर बोलते हैं, आपके पंजाब के मुख्यमंत्री, के आने वाले समय में माताएं, ये अगर छोटी सी कहानी सुनानी होगी तो ये कहेंगी एक थी कांग्रेस, एक लाइन तंज कसते हुए।
मैं आपको मैं बता दूं कि इंडिया गठबंधन में हम लोग इसलिए एक साथ हुए हैं कि ताकि भारत के लोकतंत्र को जीवित रख सके, और हमने पूरी तरीके से कांग्रेस को छूट दी थी कि आप जाइए, मैदान खाली और चुनाव लड़िए, परंतु 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आपके सामने हैं। और इसीलिए हम लोगों को लोकसभा तो हम लोग गठबंधन से लड़ेंगे ताकि जो संविधान है हमारा बच सके। संविधान बचेगा तभी देश बचेगा, तभी राजनीतिक पार्टियां जीवित रह पाएंगी। और इसीलिए हम लोगों ने लोकसभा का जो चुनाव है वो हम गठबंधन से लड़ेंगे, परंतु विधानसभा एकदम साफ है कि हम लोग सब 90 की 90 विधानसभाओं में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। और यहाँ पे मैं एक और बात क्लियर करना चाहूंगी कि जिस प्रकार से राम मंदिर की स्थापना की जा रही है और राम नाम से लगता है। हेलो, हाँ बोलिए सुशीला जी। हाँ, इस प्रकार से इन्होंने राम मंदिर की स्थापना करी है और उसी के बिहाफ पे, उसी से जनता को सम्मोहित करके ये लोकसभा के चुनावों का समय अप्रैल में है और विधानसभा हमारी अभी नवंबर के आसपास शायद इसकी कार्यकारिणी खत्म होगी। परंतु मैं आपको याद दिला दूं कि हमारे गुड़गांव में चुनाव हुए, लोग क्या कहते हैं, पार्षद के चुनाव जो है वो 1.5-2 साल पीछे जा चुके हैं। इनको कायदे के हिसाब से पहले पार्षद के चुनाव कराने चाहिए थे, परंतु ये नहीं करा रहे क्योंकि ये सोच रहे हैं कि लहर जब चलेगी, जब ये धर्म की लहर उठाएंगे, जिस प्रकार से राम मंदिर का निर्माण करेंगे तो लोकसभा के चुनाव कराएंगे, साथ साथ विधानसभा के करा देंगे। तो ये कहीं ना कहीं डरी हुई सरकार है। इन्हें पता है कि जनता को गुमराह करके हम चुनाव जीत सकते हैं, इसीलिए ये दोनों चुनाव एक साथ करा रहे हैं। परंतु हमारी तैयारी पूरी है। आप लोकसभा कराओ, विधानसभा कराओ, आप कुछ भी कराओ, हम पूर्ण तैयार हैं। जनता से, आप जनता के बीच में जा रहे हैं ये कह के कि राम के नाम पे वोट दो। अरे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे का क्या हुआ, जो जिसपे इन्होंने चुनाव जीता था? कहाँ गए वो कि नोटबंदी के दौरान हम लोग जो है वापस लेके आएंगे काला धन? उस पे क्यों नहीं ये लोग वोट मांगते हैं? क्यों नहीं मांगते ये लोग वोट की भ्रष्टाचार खत्म होगा? कहिए कि हमने भ्रष्टाचार खत्म किया है, हमें वोट दो। क्यों नहीं कहते 2 लाख नौकरियां हमने जनता को दी है, हमें वोट दो? ये सब नहीं कर सकते क्योंकि इन्होंने ये सब कार्य किए ही नहीं अपने कार्यकाल में। ये सिर्फ राम मंदिर पे वोट मांगते हैं। राम भगवान हमारे भी हैं, हमें भी उतनी खुशी है, परंतु राजनीति को और धर्म को दोनों को अलग अलग रखना होता है। धर्म का कार्य सिर्फ जनता को पदभ्रष्ट ना हो, जनता अपने जो साथ रहने वाले लोग हैं मिलके लेके चले, वो होता है। परंतु यहाँ पे जनता को कैसे भड़काया जाए, कैसे राम के नाम पर हिंदू और मुस्लिम किया जाए, ये सब करके ये अब लोकसभा विधानसभा के चुनाव करना चाह रहे हैं। साफ स्पष्ट है कि भाजपा सरकार पूरी तरह डरी हुई है, सहमी हुई है और ये चुनाव इसीलिए एक साथ कराएगी ताकि जनता को गुमराह कर पाए राम मंदिर के नाम पे। अरे राम के नाम पे वोट मांगना है तो जिस राम राज्य की स्थापना करनी थी वहां तो लोग अभी खड़े होकर रो रहे हैं कि हमारे मकान तोड़ दिए गए हैं। नहीं चलिए वो बात सारी आपकी ठीक है, मैं मानता हूं कि राम मंदिर का फायदा उठाने की कोशिश पूरी भाजपा कर रही है और करेगी, और निश्चित रूप से हर पॉलिटिकल पार्टी अपना अपना फायदा उठाने के लिए जो प्रयास करना चाहती है वो करती रहेंगी। इसमें भाजपा की कोई गलती नहीं है। जो राम मंदिर में उसकी मुख्य भूमिका रही है प्रारंभ से, इस चीज को भी हम नकार नहीं सकते हैं। लेकिन ये तथ्य उठता है कि क्या आम आदमी पार्टी आज इतनी सक्षम है कि वो दक्षिण हरियाणा में उसका लोकसभा में कौन उम्मीदवार होगा? भाजपा की भूमिका रही है तो फिर गलत कर रहे हैं कि यहाँ पे गोदी मीडिया बैठा हुआ है क्या? भाजपा की भूमिका ही रही है राम मंदिर को स्थापित करने में। आप बताइए कि किसने ये नहीं चाहा कि राम मंदिर की वहां पे स्थापना हो, राम लला जी का मंदिर वहां पे ना बना हो? जितनी बार यात्राएं यहाँ से निकलती हैं हम उतनी बार उन चावलों को सर माथे लगाते हैं, खुश होते हैं कि हमारे राम मंदिर की स्थापना हो रही है। हम भी खुश हैं और हम चाहते हैं कि कोई हमारा परिणाम जो है वहां पे राम मंदिर तक पहुंचाए ताकि और राम भगवान को हमारा भी जो आस्था है वो पता चले। परंतु इसको राजनीतिक मुद्दा इतना अधिक बना दिया गया है कि अब राम मंदिर की उस पावन समय पे अगर हम पहुंचते हैं तो ऐसे लगता है कि हम भाजपा के कार्यालय पे पहुंच रहे हैं। तो ये जो धारणा इन लोगों ने फैलाई है जिस प्रकार से कि राम सिर्फ भाजपा के हैं, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है सुशीला जी, अब मैं आता हूँ विनय जेलदार जी, आपका भी स्वागत है, इनेलो के लीडर है। विनय जी नमस्कार। तो विनय जी अब आपसे मुखातिब होता हूँ। 4 शंकराचार्य हैं हमारे
चारों ने इस प्राण प्रतिष्ठा का विरोध कर दिया और उसमें सम्मिलित न होने का आह्वान भी कर दिया कि हम शामिल नहीं होंगे। तो क्या आपको लगता नहीं कि भाजपा इसको एक इवेंट के रूप में बना करके अपना मत साधने की कोशिश कर रही है और इसके परिणाम स्वरूप दक्षिण हरियाणा की राजनीति में क्या परिवर्तन आने वाला है? आपकी प्रतिक्रिया। सबसे पहले तो मैं सभी को बधाई दूंगा। अगर राम मंदिर बन रहा है, अच्छी बात है, ये हमारी आस्था का केंद्र है, बनना चाहिए। मगर आपने एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है, शायद भरतेश जी आपने नहीं देखी होगी, कि राम मंदिर के लिए जो चंदा इकट्ठा हुआ है, हमारे हिंदू महासभा की, जो विश्व हिंदू महासभा है हमारी, उसके हमारे एक पदाधिकारी हैं, उन्होंने 1400 करोड़ रुपए के गबन का आरोप लगाया है और उन्होंने साफ साफ कहा है कि मेरे पास इस चीज के प्रूफ हैं। बीजेपी के कोई भी बड़े से बड़ा लीडर हो, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद का हो, चाहे वो संघ से हो या भाजपा से हो, वो मेरे साथ बैठे, पत्रकार साथी आए, मैं उनके सबूत दूंगा। ये जो धर्म के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है ना, ये हमें पसंद नहीं है। हम आस्तिक हैं, हम हिंदू धर्म के साथ हैं, मंदिर बनना चाहिए, मंदिर सबका है। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जो हमारे हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी धर्माचार्य हैं, शंकराचार्य जो पीठ है, जो उनके जो 4 बड़े महंत हैं, और हमारे जहां हमारा अभी नए मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, कह रहे हैं कि हम कृष्ण जी का भी मंदिर बनाएंगे, तो वहां के पीठ के जो बड़े महंत हैं, उन्होंने भी इसका विरोध किया है कि हमारे जो शास्त्र उनमें लिखा हुआ है, और किसी भी मूर्ति पूजन की अगर प्राण प्रतिष्ठा होती है तो उसमें वही आदमी बैठ सकता है जिसका कोई अंग भंग ना हो, या जो अपनी पत्नी के साथ प्राण प्रतिष्ठा में पूजा कर सके वो बैठ सकता है। उसके लिए भी एक संत ने आवाज उठाई है। ये हो गई धर्म की बात। आपने जो टॉपिक दिया वो धर्म का नहीं है, आपने टॉपिक दिया दक्षिण हरियाणा की राजनीति पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अब मैं उसी मुद्दे पर आ रहा हूं, मैं उसी मुद्दे पे इस लाइन को जोड़ना चाह रहा हूं। अगर हमारे लोग पढ़े लिखे शिक्षित हैं, जीवित हैं, जिनको धर्म का ज्ञान है, और जो इस धर्म की आस्था को राजनीति से अलग हटके देखना चाहेंगे, तो उनके लिए मेरे हिसाब से इनेलो कहां स्टैंड करती है आज के वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में? भरतेश जी, अगर आप बात इनेलो की कर रहे हैं तो मैं आपको बताऊं, इनेलो के हमारे मात्र एकमात्र विधायक हैं अभय सिंह चौटाला जी, और जब वो हमारी विधानसभा में बोलते हैं तो पार्टी के सरकार का कितना से भी बड़ा बड़ा मंत्री और मुख्यमंत्री तक की जवाब देने की ताकत नहीं रहती है। वो सारे सवाल एक तथ्य के साथ करते हैं। आप हमारे हरियाणा विधानसभा की कार्रवाई देखिए, वो अकेले एक ऐसे शेर नेता हैं जिनसे पूरी हरियाणा की विधानसभा डरती है, क्योंकि वो जो वो बोलते हैं, जो वो आरोप लगाते हैं, तो पूरे तथ्य के साथ लगाते हैं। आप जो बात कर रहे हैं ना चौटाला साहब की, वो उनका राजनीतिक अस्तित्व भी उनके फादर की वजह से था, जिनसे आज वो अलग हो चुके हैं। देखियो जी, इनेलो का अस्तित्व तो हमारे देश के जो सर्वे नेता रहे हमारी पार्टी के माननीय चौधरी देवीलाल जी, उनकी वजह से रहा है, जिनको ताऊ का जो उपाधि जो मिली हुई है। हमारा अस्तित्व जो है, जो हमारी जो आपको ये नहीं लगता कि जो चौधरी देवीलाल के जितने भी नीतियां थी, उन सबसे इनेलो और जेजेपी दोनों ही भटक गए हैं? चौधरी देवीलाल जी की आप हर एक पॉलिसी, हर एक नीति को उठा के देख लीजिए। जो पंचायतों को जो अनुदान दिया जाता था, वो सारा चौधरी देवीलाल की देन है। आप बुढ़ापा पेंशन की बात करें, वो चौधरी देवीलाल की देन है। गरीब कन्याओं की शादियों में जो पैसा दिया जाता, कर ही नहीं रहा उनके लिए, तो सभी एक। जब मैं एक चीज आपसे वही तो कह रहा हूँ, जब कांग्रेस भी चौधरी देवीलाल की बनाई हुई नीतियों को चल रही है, बीजेपी भी उन्हीं की बनाई हुई नीतियों को चल रही है, तो नीतियां फेल कहाँ हुई है? नीतियां फेल नहीं हुई, नीतियां वही चल रही हैं। भविष्य समझते हैं है सर? दक्षिण हरियाणा में इनेलो का क्या भविष्य समझते हैं? नहीं, मैंने आपसे पहली लाइन में कहा, अब हमारी पार्टी का पूरे हरियाणा में एकमात्र विधायक है चौधरी अभय सिंह चौटाला जी। अगर लोग चौधरी देवीलाल की नीतियों को मानते हुए चलेंगे, अगर उन्हें पता चलेगा कि जितनी भी हमारी समाज कल्याण योजनाएं चल रही हैं, जो गरीबों के हित की है, जनता के हित के लिए चल रही हैं, वो माननीय चौधरी देवीलाल जी की चलाई हुई है। अगर आप उनकी बात करें, लोग उन पे विश्वास करेंगे और पुरानी परिपाटी पे लौटना चाहेंगे, हकीकत पे जाना चाहेंगे, तो इनेलो सर्वाइव करेगी। हम तो जीरो से शुरू होकर दोबारा से आए डाउनफॉल से। इससे नीचे एक विधायक से नीचे कहां जा सकते हैं हम? फिर हमारे शहर की आप देखिए,
पूरी विधानसभा में एकमात्र विधायक इनेलो का, और उन्होंने किसानों के काले कानून के विरोध में इस्तीफा दिया और फिर दोबारा से वो जीत के आए, तो ये सबसे बड़ी जीत नहीं है? आप मुझे सत्ताधारी पार्टी का एक विधायक बताइए, कांग्रेस का या अन्य दल का एक विधायक बताइए जिसने इस्तीफा दिया हो किसी के हित के अंदर। वो इतने बड़े दिल वाले हैं, इतनी बड़ी उनके अंदर शक्ति है, अब वो जनता के लिए, हरियाणा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। SYL का पानी का मुद्दा कितना उठ रहा है, पीछे कांग्रेस की सरकार सेंटर में रही, दिल्ली में रही, पंजाब में रही, SYL का पानी लेकर आए? नहीं लेकर आए। पीछे सरकार भाजपा की पंजाब में रही, अलायंस में, दिल्ली में सरकार रही, सेंटर में, हरियाणा में, पानी क्यों नहीं लेके आ पा रहे? ये सब राजनीतिक दिखावा चल रहा है इनका, काम करने की इच्छा शक्ति इनमें किसी में नहीं है। चलिए ठीक है कविता जी, अब मैं आपके पास दोबारा आता हूं। जो भाजपा के अंदर अंदरूनी उठापटक चल रही है, आप समझ रहे होंगे मैं कहां जाना चाह रहा हूं। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? विशेष रूप से मैं इस क्षेत्र की बात कर रहा हूं। मैं तो एक ही बात समझती हूँ, क्योंकि संगठन से मेरी जड़ें हैं। दुर्गा वाहिनी में 7 वर्ष तक मेरा कार्य रहा है, उसके बाद भाजपा में आई हूँ। तो मुझे एक ही बात पता है कि भाजपा पार्टी हम लोगों के रक्त में है। संगठन से जुड़ा हुआ जो भी व्यक्ति है वो स्वयं से पहले पार्टी के लिए सोचता है, देश के लिए सोचता है। तो भले ही आपसी मनभेद हो, लेकिन मतभेद हो, मनभेद नहीं होते हैं। हाँ ठीक है, व्यक्तिगत किसी किसी के बीच में कोई बात हो सकती है, लेकिन जब बात आएगी देश की, पार्टी की, तो हम सब एक हैं और एक होकर ही आगे का कार्य हम करेंगे। ये ऐसा मैं विश्वास रखती हूँ अपने शीर्ष नेतृत्व पे भी, और दक्षिण हरियाणा के प्रत्येक हमारे जो मंत्री हैं, हमारे जो विधायक हैं, बाकी भी जो हमारे शीर्ष हैं, उन सब से मैं ऐसा मानती हूँ। उन सबको मैं व्यक्तिगत जानती हूँ, तो मुझे मालूम है वो सबसे पहले, स्वयं से भी पहले अपनी पार्टी को रखेंगे और अपने क्षेत्र को रखेंगे। मतलब आपके कहने का मतलब ये समझू मैं कि अगर राव इंद्रजीत सिंह को पार्टी हाईकमान ये आदेश देता है कि भाई आपने विधानसभा चुनाव लड़ना है, तो 20 वर्षों तक लगातार केंद्रीय मंत्री होने के बावजूद क्या वो इस चीज के लिए तैयार हो जाएंगे? ये मैंने आपको पहले भी कहा था कि राव साहब एक बहुत ही बुद्धिजीवी और एक बहुत ही कर्मठ नेता है। यदि उन्हें लगेगा उनके क्षेत्र के लिए ये अच्छा है, तो मुझे लगता है वो तैयार हो भी सकते हैं। किंतु ये फैसला वो स्वयं ही लेंगे कि उनके क्षेत्र के लिए क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है। सबसे पहले तो विकास मेरे क्षेत्र का होना चाहिए ना, तो क्षेत्र के विकास के लिए हर व्यक्ति स्वयं ही ये मापदंड लेगा कि आगे किस तरह से क्या होना चाहिए, और इसके लिए शीर्ष नेतृत्व तो सबसे पहले सोचेगा ना। जो शीर्ष नेतृत्व सोचेगा, जो संगठन सोचेगा, वही सर्वोपरि है। नहीं, अभी कल परसों में आपके हरियाणा संगठन के पदाधिकारियों की घोषणा हुई है, मात्र 1 या 2 दिन पहले की बात है। तो कई जगह ये चर्चा है सोशल मीडिया पर कि राव साहब के समर्थकों को प्योरली दरकिनार कर दिया गया। क्या कहेंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता, ये सब अफवाहें हैं। दरकिनार करना और ये सब शब्द ऐसा कभी भी नहीं है। मैं जहां जहां भी कार्य क्षेत्र में रहती हूँ, हमारे यहाँ प्रत्येक ही हमारे वरिष्ठ मंत्रियों का मान सम्मान पूरा होता है, तो उनके नाते उसके समर्थक, इसके समर्थक मैं अलग अलग नहीं गिनती। हम सब कमल के समर्थक हैं, हम सब संगठन के समर्थक हैं। बहुत बढ़िया। चलिए पवन जी, आपके पास आता हूँ। आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या राव इंद्रजीत सिंह जी को अगर मैंने जो पॉइंट उस पर बात करना चाहूंगा, कविता जी कहते हैं कि वो क्षेत्र की बात करते हैं और हाईकमान जैसा आदेश देगी वैसा राव साहब करेंगे। जब क्षेत्र की बात आएगी या अपने चुनाव के लड़ने की बात आएगी, तो वो कैसे मान लेंगे कि भारतीय जनता पार्टी उनसे कहेगी कि आप विधानसभा का चुनाव लड़ो? वो कैसे मान लेंगे, जबकि 4 बार तो लगातार वो सांसद रहे और मेरे ख्याल से 5 बार सांसद रहे। वो कैसे मान लेंगे उनकी बात? नहीं भाई साहब, मैं ये नहीं कह रही हूँ वो मानेंगे या नहीं मानेंगे। मैं इतना बड़ा कद नहीं रखती हूँ कि इतनी बड़ी बात कह सकूं। वो बहुत ही माननीय MP हैं हमारे, तो मैं तो ये कहती हूँ वो बहुत बुद्धिजीवी है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं इतना जानती हूँ कि उनका डिवोशन, उनका समर्पण उनके क्षेत्र के लिए बहुत ज्यादा है। तो जो भी क्षेत्र के लिए उचित होगा वो फैसला लेंगे और उस कदम को उठाएंगे। मैंने ये कहा, मैंने ये नहीं कहा वो मानेंगे नहीं मानेंगे।
वो तो देखिए उनका व्यक्तिगत निर्णय ही होगा। मैं इतना जानती हूँ वो एक बहुत अच्छे इंसान है और बहुत अच्छे कद्दावर नेता है, मैं उनके लिए ये कहना चाहूंगी। चलिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम यही कहना चाहेंगे कि वो, जैसा कविता जी ने कहा कि वो राव साहब के अपने स्वविवेक पर निर्भर करता है कि वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, इसमें उनका वो एकाधिकार है, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती कि निर्णय तो अल्टीमेटली राव साहब को लेना है। खैर पवन जी, मैं आपके पास दूसरे प्रश्न के लिए आता हूं। अगर ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो क्या आपको लगता है कि भाजपा जो आज बैकफुट पे नजर आ रही थी हरियाणा के अंदर विशेषतः, वो नहीं, बैकफुट पे भाजपा नजर नहीं आ रही है। आप ये नहीं कह सकते कि भाजपा बैकफुट पे नजर आ रही है। खासकर ये 5 राज्यों के चुनाव हुए थे जिनमें 3 में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई थी, उसके बाद ऐसा नहीं लगता कि बैकफुट पे। और अपने ये कह लो कि हरियाणा वासियों का जो है उनके पास विकल्प नहीं है। विकल्प के रूप में कांग्रेस को देखते हैं, लेकिन कांग्रेस का केंद्र है वो कमजोर है, उनका टीम वर्क नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक अच्छा टीम वर्क है, और जब टीम वर्क किसी चीज को लेके आगे बढ़ता है तो निश्चित रूप से उसके परिणाम बढ़िया होते हैं। भारतीय जनता पार्टी में एक सबसे बड़ा पॉजिटिव ये है कि उनके साथ संघ परिवार है, विश्व हिंदू परिषद है और अन्य संगठन, धार्मिक संगठन है, जो जिनका उद्देश्य मात्र यही है कि भारतीय जनता पार्टी का डायरेक्टली किसी तरह से सपोर्ट करना, जो कांग्रेस के पास नहीं है। कांग्रेस के पास सिर्फ है तो एक ही व्यक्ति है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी, इनको देख के वोट दे सकते हैं। और निजी तौर पे ऐसा कुछ लगता नहीं कि मतलब उन्हें टीम वर्क हो, और जब टीम वर्क नहीं होगा तो सरकार बहुत मुश्किल है कि उनकी मेजोरिटी हरियाणा में आएगी। मेरा तो ये मानना है। चलिए रेखा जी, अब आप बताइए, दक्षिण हरियाणा के मद्देनजर जहां पर भूपेंद्र हुड्डा जी का कोई बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं है, अगर कोसली हल्के में ले ले वहां उनका थोड़ा बहुत दीपेंद्र हुड्डा का जरूर प्रभाव है, बाकी अगर हम रेवाड़ी गुड़गांव की तरफ जाते हैं तो वहां कप्तान अजय यादव का होल्ड है, और इन दोनों की आपसी 36 का आंकड़ा जग जाहिर है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? इन दोनों नेताओं के लिए पहले पार्टी है, और मेरा ऐसा मानना है कि समय आने पर अगर आपको ऐसा दिख रहा है, मुझे ऐसा नहीं दिखा कि दोनों नेताओं का अलग अलग विचार है। जहां पार्टी की बात होती है तो दोनों के एक ही विचार होते हैं। ऐसा नहीं है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के हरियाणा में किसी भी विधानसभा में या किसी भी लोकसभा में समर्थक नहीं है, उनके पूरे हरियाणा में समर्थक है। और मुझे ऐसा, मेरे विचार है ऐसे कि जब चुनाव होगा तो आप उस समय के रिजल्ट देखेंगे। और पवन जी, आप जो अभी कह रहे थे कांग्रेस पार्टी के बारे में, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे एक एक समर्पित कार्यकर्ता जिस तरह से धरातल पर काम कर रहे हैं, आने वाले चुनाव चाहे विधानसभा चुनाव लोकसभा के साथ हो या दोनों चुनाव अलग अलग से हो, और हम पूरी तैयारी से चुनाव लड़ रहे हैं और हरियाणा में हमारी सरकार बनने जा रही है। आप सभी पैनलिस्ट का साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा, और उम्मीद करता हूं सभी दर्शकों से कि भी आप हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू।